नमस्कार। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें और माननीय मोदी जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। जो सन 2001 से हम आपको जिस तरह फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपके बारे में सोचते हैं, हम सभी ये सोचते थे कि आपसे अच्छा नेतृत्व और देश को आगे बढ़ाने के बारे में कोई नहीं सोच सकता। लेकिन कुछ बातें हैं जिसके प्रति अब चिंताएं बढ़ रही हैं। जैसे आपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जब भी इतिहास की बात होगी, आप हमेशा याद किए जाएंगे। एक कुशल प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनसे एक समर्थक के रूप में चिंता बनी हुई है। जैसे सन 2014 में जब आपकी गवर्नमेंट आई थी, तो उस टाइम जेपीसी गठित करी थी। आपकी केंद्र जो समिति थी, उन्होंने एक निर्णय पास किया था कि काले धन पर जेसीबी बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसके बारे में आज तक कहीं कोई डिस्कशन नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बताता भी नहीं है कि वो कहाँ है। आपने भी बहुत पीछे हल्ला मचाया। ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी से नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हमने स्विट्ज़रलैंड से कुछ एग्रीमेंट कर लिए, भारतीय कांग्रेस ने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर रखे थे कि वहाँ से काला धन नहीं आ सकता था, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। और जब आपका टाइम था तो आप लोग बोलते थे कि हमारे पास लिस्ट है, हम वो लिस्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन अब वो लिस्ट ही गायब हो गई है। जैसे दूसरी बात, आपने एक योजना तो नहीं, लेकिन एक आगे बढ़ के आपने एक इच्छा शक्ति दिखाई थी कि सांसदों को गांव गोद लेना चाहिए। आपने लिया भी था। मैं वैसे रहने वाला, जो मूलतः मेरे परिवार के जो दादाजी वगैरह रहने वाले थे, वो आजमगढ़ के तरफ के रहने वाले थे। अभी मैं उत्तराखंड हरिद्वार में रह रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने एक गांव गोद लिया था। एक क्या, दो लिए थे। एक जया गांव, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो गांव के बाद आपने कोई दूसरा गांव गोद नहीं लिया, क्यों? अच्छा, कांग्रेस से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कहती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन आपके भी जो साथीगण हैं, उनके ऊपर भी यही चीज़ें लागू हो रही हैं। जैसे आपकी गवर्नमेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी, दूसरे नंबर राजनाथ सिंह जी, तीसरे नंबर नितिन गडकरी जी, चौथे नंबर निर्मला सीतारमण जी, पाँचवें नंबर आपके अश्विनी वैष्णव जी, छठे नंबर पीयूष गोयल जी। इनके अलावा कैबिनेट के कोई भी मंत्री, नेता, ये लोग क्या कर रहे हैं? बाकी का मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज़ें आपको भी देखनी चाहिए कि सिर्फ एक ही, दो, तीन या चार ही आदमियों का पूरे केंद्र सरकार पे कब्जा है। जैसे ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके नेतृत्व में काम करना है लोगों को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अब आपसे जो बातें हैं, जो नाराज़गी है, वो बताना चाहता हूँ। पहली बात कि अब आपकी गवर्नमेंट की कमियां, जैसे 2021 में से पहले मैं वैसे तो 2011 से जॉब कर रहा था, जॉब में था।
2014 में आपकी गवर्नमेंट आई, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने काम किए, लेकिन 2021 में कोविड के वक्त आपने ये कहा कि लोगों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, आपको कैसे भी, ठीक है, देनी पड़ेगी। कंपनियों ने दी, आपने उसे वेरीफाई किया। 2021 में हेमा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड, मैं दोबारा बोल देता हूँ, हेमा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कंपनी बैंकरप्सी में चली गई। कैसे? जो कंपनी 20 से 21 करोड़ रुपए की सेल, मैं अकेली यूनिट हरिद्वार की बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड में है, जो अकेली यूनिट 15 से 18 करोड़ और मैक्सिमम 21 करोड़ तक की सेल करती थी पर मंथ, वो यूनिट एक बाय एक बैंकरप्ट कर दी गई। अच्छा, बैंकरप्ट कर दी गई, कोई बात नहीं, वो तो सिस्टम है, जो भी प्रोसेस होता होगा। लेकिन इस बीच मुझे सरकारी प्रशासन और सिस्टम को जानने का मौका मिला। मौका ऐसे मिला कि इससे पहले ना हम कभी थाने गए थे, ना डीएम ऑफिस गए थे, एएलसी ऑफिस कभी नहीं गए थे, और प्रशासन से हमारा इनडायरेक्टली लेन देन था, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं था। जब हम थाने गए तो सिटी थाने हरिद्वार की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, तो उनको जाके हमने ये कंप्लेन करी कि हमारी कंपनी ने ताला मार दिया है, और ताला मारने के बाद गार्ड कंपनी की गेट पे बैठे हैं और हमारी 6 महीने से सैलरी नहीं दी या 4 महीने से सैलरी नहीं दी, और ऐसे ऐसे हम परेशान हैं। तो उन्होंने जो वर्डिंग कही, मैं ऐसे बोल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जो वर्डिंग कही कि जितनी नेतागिरी है ना, ये पीछे लठ देख रहा है ना, लठ पिछवाड़े डाल के सारी नेतागिरी निकाल देंगे। ये हम 60-70 आदमी थे एम्प्लॉय, उनके साथ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लगा कि थाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जाओ आप डीएम ऑफिस जाओ, एएलसी ऑफिस जाओ, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहाँ। हम वहाँ भी गए, लेबर कमिश्नर के यहाँ गए, डेली जाते थे हम। 2 महीने तक लगातार उनके यहाँ हाजिरी लगाने लगे। हमने एक रजिस्टर बनाया 70-80 लड़कों ने, और बेचारे एएलसी साहब करें क्या, वो नोटिस निकालते थे कंपनी को अपेरेस होने के लिए, कहते थे, कोई आता नहीं था। एएलसी साहब कहते थे मैं क्या करूं बताइए। अरविंद सैनी जी थे एक एएलसी साहब, तो उन्होंने कहा बताइए मैं क्या कर सकता हूं, कंपनी की तरफ से कोई अपेयर ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे साथ हुआ। होने के बाद जब एएलसी साहब से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक आरसी काटी। आरसी के काटने के बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने ऐसा गेम खेल दिया कि उस आरसी पे आज तक रिकवरी नहीं हुई। फिर अचानक से निकल के आया कि कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है। अब लिक्विडेशन हम लोगों ने पहले कभी सुना नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि लिक्विडेशन में जाने के बाद हमने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए, डीएम ऑफिस और आपके सभी जगह हमने एप्लीकेशन दी, उसका कुछ भी नहीं हुआ। और एएलसी साहब ने दुखी होके हमें कहा कि आप कोर्ट में केस डाल दो, लेबर कमिश्नर। अब हमने केस डाल दिया। उसके बाद हम 60-70 लड़के डेली केस के सिलसिले में लड़ते रहे। जब तारीख होती, एक एफिडेविट बनाना होता 150 रुपये का, उसमें खर्चा होता। ये इतने सारे पेपर हैं न्यायालय के। उस न्यायालय के पेपर में उन्होंने लास्ट में हमें जो लिख के दिया कि मतलब लगभग 1 साल से भी ज़्यादा, 1-1.5 साल से भी ज़्यादा कोर्ट में धक्के खाने के बाद हमें ये पता चला कि कोर्ट ये लिख के देता है कि ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है,
और आप लोग NCLT कोड दिल्ली में अप्लाई करें। ठीक है जी। अब NCLT कोड क्या है, हम जानते नहीं थे NCLT कोड क्या होती है। तो हमने सोचा कि भाई हम कहाँ दिल्ली जा पाएंगे, हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और कितने एम्प्लॉय, कहीं कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई कहाँ का, तो ऐसे कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि हमने सोचा इसे हाई कोर्ट डालते हैं। हाई कोर्ट, फिर किसी ने बताया कि हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हो सकता, जब तक NCLT में केस चल रहा है तुम्हारा, हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हो सकता। परेशान, करे क्या। तो कुछ वक्त के बाद हमें एहसास हुआ कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई हैं कि आदमी दुखी होकर उनसे बाहर निकल जाता है। जैसे कि वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो कहेगा यार छोड़, जाने दे साले को, जैसे जी रहे हैं जीते हैं, छोड़ो, गवर्नमेंट के चक्कर में कौन पड़ेगा। मोदी जी, ये आप ही की गवर्नमेंट में हो रहा है। NCLT कोर्ट का वकील करने का मतलब है कि 1 तारीख पे 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा, और एक आदमी कैसे करेगा 2 लाख रुपए का खर्चा, जिसकी 2-2.5 लाख रुपए की तो लेना ही मैक्सिमम लेन देन होगा कंपनी से। दूसरा, जिसने कंपनी कबाड़ कर दी, मतलब कि 8 यूनिट थी हमारी चलती हुई, 8 यूनिट स्क्रैप हो गई, सारी कंपनी बेच खाई बंदे ने। जिसने बेची उसने कितना कमीशन खाया, कोई हिसाब ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो हो रही थी, क्या आपको नहीं दिख रही हैं? दिख रही होंगी, लेकिन आप तक पहुंच नहीं रही होंगी। दूसरी बात कि ठीक है, आपने नोटबंदी करी, क्या नोटबंदी में जो कुछ हुआ वो सही हुआ? जो चीज़ें हमें पता चल रही थी, क्या आपको नहीं पता चली कि बैंक वाले कितने % पे नोट चेंज कर रहे थे? कितना % लेके लोगों ने नोट चेंज करवाए, आपको नहीं पता? यहीं उत्तराखंड में एक केस हुआ था, एक कंपनी के मालिक या मैनेजर के द्वारा डेली 40-50 एम्प्लॉय बैंक भेजे जाते थे और पर डे नोट चेंज कराए जाते थे एम्प्लॉयों के थ्रू, उनके आधार कार्ड के थ्रू। वो तो चलो ठीक है, मान लिया कि उसमें आप नहीं समझ पाए, लेकिन बैंक एम्प्लॉय % पे नोट चेंज कर रहे थे, ये आपको नहीं पता चला? चला होगा, लेकिन उसके लिए कोई। दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया कि हम रहने वाले आजमगढ़ के हैं, हमारे पूर्वज खेती करते थे, और आज की डेट में मेरे पास, हमारे परिवार के पास 5 बीघा ज़मीन होगी, लेकिन वो 5 बीघा ज़मीन 4 अलग अलग कोनों में है। अब सोचिए कि अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो मैं अपनी ज़मीन होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 5 सालों से सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप ज़मीन के पेपर लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक छगबंदी, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, इस एरिए में कितने ही ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा खेत है, लेकिन वो 3-3 4-4 जगह है टुकड़ों में। क्या इसको एक जगह नहीं करवा सकते आप? छोटी छोटी बातें। दूसरा, विपक्षी नेताओं से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भैया, आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि पब्लिक दुखी होके ही अपने आप ही आपकी सरकार बना देगी। ऐसा नहीं है, हम दुखी हैं, लेकिन ये तो सत्य है कि जो आप लोग भेदभाव करते हो वो महसूस होता है हम लोगों को। मैं कह रहा कुछ नहीं, ठीक है,
60% वोट पड़ता है, 55% ऐसे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 से 7% या 10% तो हिंदू ऐसा होगा ना, सनातनी ऐसा होगा जिसको फर्क पड़ता है। हम सोचते भी हैं कि आपका सपोर्ट करें तो किस आधार पर। अब जैसे उत्तराखंड में अभी निकाय चुनाव हुए, आप लोग रोड पे क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। प्रैक्टिकल क्या है कोई जानता ही नहीं। जानिए तो सही, कौन सा नेता किसी गरीब आदमी के लिए लड़ रहा है। अरे सिर्फ राहुल गांधी ही अकेले कितना करेंगे। आप लोगों ने क्या किया। मैं कांग्रेस हो, आम आदमी हो या कोई हो, इनसे पूछना चाहता हूँ, ज़मीनी स्तर पर आपने कितने मोहल्लों के सर्वे किए, कितने मोहल्ले में टूटी रोडें हैं आप लड़े, कितने मोहल्लों में असुविधा है उसके लिए आप लोग लड़े, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने लोगों की सैलरी नहीं मिली, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की रोजी रोटी चली गई। आपने क्या किया। आप लोग ये सोचते हो कि वो परेशान है वो आपके पास अपने आप आएगा, ऐसा नहीं है। हम कितना भी परेशान रहें, कितना भी कुछ रहें, लेकिन आपके पास तो तब आएंगे ना जब हमारे पास कोई अच्छा विकल्प हो। आप लोगों में विकल्प ही नहीं रह गया। हमें मजबूर होके एक तरफ को झुकना पड़ता है। हम जानते हैं कि बीजेपी में खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन आपका समर्थन किस आधार पर करें। इस आधार पर कि सिर्फ बीजेपी हमको तकलीफ दे रही है या बीजेपी की गवर्नमेंट में सिर्फ एक वो तानाशाही वाली हिसाब चल रही है या वसूली चल रही है, इस आधार पर आप लोग कहते हो कि रोड बना रहे हैं तो टोल ले रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं। आप लोग ये क्यों नहीं बताते कि वसूली होती है। वसूली कैसे कि जब गवर्नमेंट ऐसा नितिन गडकरी ने बोला है कि मैं जानता हूँ ऐसे कई टोल हैं जो 60 किलोमीटर के दायरे में नहीं होने चाहिए, फिर भी लिए जा रहे हैं, वसूली होती है, लोगों से मारा पीट होती है, बदसलूकी होती है। दूसरा, आप लोग क्या करना चाहते हैं, किस तरह सपोर्ट करोगे। ना ही आपको पब्लिक से मतलब है। मैं कह रहा हूँ जरा निकलिए तो रोडों पे। जब इलेक्शन होता है तब यहाँ पार्टी वाले दिखते हैं। अरे आप लोग आइए, लोगों को बताइए कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे वो तो शुरू से करते हैं। आप क्या कर रहे हो। आप मुस्लिम नहीं कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, आप तो काम बताओ। यह काम होना था, ये नहीं हुआ, ये था। अब जैसे उत्तराखंड की बात करूं, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। यहाँ कौन सा कांग्रेस का ऐसा नेता है जिसने ये कहा हो कि क्या विकास कर सरकार ने किया। क्या विकास किया सरकार ने, यहाँ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में, हरिद्वार में। भाई दिल्ली से 4 लेन ले आया, आप 2 घंटे में पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन श्यामपुर फाटक पे 2 घंटे वहीं लग जाते हैं। श्यामपुर फाटक से निकलने में घंटों का जाम लग रहा है। आपने दिल्ली से तो हरिद्वार 2 घंटे में पहुंचा दिया, लेकिन हरिद्वार से ऋषिकेश 4 घंटे। उसका क्या हुआ। आपने शहर को एकदम वैसा कर दिया है जैसे एकदम वो होता है ना, कैद हो जाते हैं। जैसे सावन होता है, आपके कोई बड़ा नहान अमावस्या का जैसे नहान होते हैं, कई दिन ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरा शहर चौक हो जाता है। जो हरिद्वार के रहने वाले हैं वो कहीं निकल नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताते हो आप लोग। अस्पतालों के हालात कैसे हैं, वहाँ बिहेवियर कैसा है लोगों का, पुलिस वालों का बिहेवियर देखिए। दिक्कत ये है कि आप सब लोग आपस में मिले हुए कैसे, मैं बताता हूँ। कल तक जो भाजपा में था वो अब कांग्रेस में है, जो कल तक कांग्रेस में था वो आज भाजपा में है, जो कल तक भाजपा कांग्रेस में था वो कभी पत्रकार था। पत्रकार, समझ रहे हैं। हमारे संविधान के बोलते हैं 4 स्तंभ हैं, न्यायालय,
न्यायपालिका, पत्रकारिता, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताते हैं जो, ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मैंने आपको ये जजमेंट दिखाई ना कि साल भर के बाद पता चला कि हाँ जी ये हमारे जुड़े सेक्शन में नहीं आता है। तो ये सब आपस में खेल रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक को। अभी देखिए कि कितने नेता, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन कल तक जो भाजपा की बुराई करते थे, कांग्रेस में थे, वो आज भाजपा में, जो भाजपा में रह के कांग्रेस की बुराई करते थे वो आज कांग्रेस में है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी का भी है कुछ। तो ये सबके साथ है। मैं सिर्फ एक आम आदमी से और एक जनरल आदमी से ये बोलना चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे काटा जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। मैं 2014 से पहले मेरे पास 2 नंबर थे मोबाइल के, और एक मेरे मिसेस के पास था, एक मेरी मम्मी के पास था। मम्मी का रिचार्ज हम 2 महीने 3 महीने पे करा देते थे, मिसेस का भी वही होता था। मेरे पास 2 नंबर थे तो एक का मैं रिचार्ज कराता था, एक का 2 महीने 3 महीने पे कराता था। लेकिन आज की स्थिति यह है, मुझे हर महीने रिचार्ज कराना पड़ रहा है। मतलब मेरी मम्मी का 300 रुपये का रिचार्ज, मेरी मिसेस का 250 रुपये का, मेरे 2 रिचार्ज, फिर 700 रुपये का एक वाईफाई। पहले केबल टीवी था, केबल टीवी में बढ़ता गया, वो दिन में 10 दिन बंद रहता था तो हमने ये वाईफाई वाला लगवा लिया। अगर देखा जाए तो, कैलकुलेट किया जाए तो हम आपको कितना टैक्स दे रहे हैं। कांग्रेस में हमने नहीं दिया, भाजपा में दे रहे हैं। लेकिन ये बात भाजपा को, कांग्रेस को बताना तो चाहिए कि पब्लिक से हम इतना नहीं ले रहे थे जितना आप ले रहे हो। यही भाजपा है जो दिन भर चिल्लाती रहती थी कि तेल पे जितना का तेल गवर्नमेंट लेती है उतना ही टैक्स ले रही है, और अब 110 रुपये डॉलर। जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो कच्चे तेल का भाव था, आज $80 $88। लेकिन रेट, ये खेल है। मैं आपसे फिर मिलूँगा। हाँ, ये बात सत्य है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ और बताऊँगा धीरे धीरे। और ज़रूरी नहीं, मजबूरी है बीजेपी। बस इसी बात से अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी। काम बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो कह के आप लोग आए थे वो चीज़ें आपने खुद बदल दी। भूल गए हैं या तो आप लोग, या फिर वाकई ये कुर्सी की गर्मी ऐसी है कि भुला देती है सब कुछ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं मनदीप कुमार, फिर अगली बार मिलेंगे आपसे। नमस्कार।